मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर में रसायन शास्त्र का सह आचार्य हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बीएससी पार्ट थर्ड में केमिस्ट्री के पेपर थर्ड यानी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को प्रारंभ किया था। हमने ये बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है, और उस वीडियो को देखकर समझकर आप ये समझ गए होंगे कि विलयन के किस घटक को हम विलेय कहते हैं, किसे विलायक कहते हैं, संतृप्त विलयन या विलेय की विलेयता पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होती है, और ये आप जानते हो कि प्रत्येक विलयन का गुण उसके जो घटक हैं विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राओं पर निर्भर करते हैं। विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राओं को अभिव्यक्त करने के लिए विलयनों के संगठन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन नामक टॉपिक को आज हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विलयनों का संगठन। विलयनों के संगठन में हम विभिन्न प्रकार से विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इससे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि विलयन के संगठन को प्रदर्शित करने के लिए हम दो प्रकार की इकाइयों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 भार आयतन इकाई, जिसमें विलेय का भार और विलयन का आयतन लिया जाता है, और दूसरा भार इकाई, जिसमें विलेय और विलायक दोनों का ही भार लिया जाता है। भार आयतन इकाई के अंतर्गत जो प्रयुक्त होने वाली इकाइयाँ हैं वो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, और भार इकाई के तहत प्रयुक्त होने वाली इकाई मोललता, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज आदि थे। आज की इस व्याख्यान में हम भार आयतन इकाइयों को डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले भार आयतन इकाई में हम मोलरिटी को कंसीडर कर लेते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद में फिर इसके प्रयोग को समझेंगे। 1 लीटर विलयन अर्थात 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर के स्थान पर 1000 ml कहना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर की सिग्निफिकेंसी 1 लीटर से ज़्यादा है। तो डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला प्राप्त होगा, अभी तो मैं सीधा फॉर्मूला ही बता देता हूँ। मोलरिटी M बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आप ये जानते हो कि किसी पदार्थ के भार में उसके अणु भार का भाग देते हैं तो मोलों की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, मैं मोलिकुलर वेट का डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, यह विलेय के मोलों की संख्या। तब इस सूत्र को और मॉडिफाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे
विलयन का आयतन मिलीलीटर में। यदि विलयन का आयतन हम लीटर में प्रदर्शित करें तो जो न्यूमरेटर में अंश में 1000 का गुणा हो रहा है वो नहीं होगा। जिस विलयन की मोलरता हमें ज्ञात है और यदि हम उसकी सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में, जैसे सामान्य रूप से सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में अभिव्यक्त करते हैं, अगर अभिव्यक्त करना चाहें तो विलय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो उस विलयन की मोलरता है को यदि अणुभार से गुणा कर दिया जाए, विलय के अणुभार से गुणा करें तो हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस इकाई में मोलरता जो हम ले रहे हैं विलय का भार है मोलों के रूप में और विलयन का आयतन है। आप छोटी क्लासों में पढ़ करके आ रहे हो कि प्रत्येक द्रव का आयतन ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अधिकांश द्रवों के आयतन में वृद्धि होती है, जिसे हम ताप प्रसार गुणांक के द्वारा परिभाषित करते थे। यदि कोई विलयन कम ताप पर बनाया गया है और जब हम उसे प्रयुक्त कर रहे हैं तो ताप बढ़ जाता है, मान रहे हैं हम, तो उसकी मोलरता का आयतन बढ़ गया होगा, मोलरता का मान परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ताप के साथ आयतन में परिवर्तन होने के कारण विलयन की मोलरता का मान परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। इस मोलरता को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ ले रहा हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, उसको समझ करके अन्य इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसे देखिए। यदि 8 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। किसे घोला है? NaOH को। NaOH का अणुभार कितना होता है? 40 और घोली गई मात्रा हमें दे रखी है कितनी? 8 ग्राम। तो इसके मोलों की संख्या हम निकालेंगे तो 8/40 के रूप में प्राप्त होती है। या फिर सीधे ही हम सूत्र को प्रयुक्त कर लें, मोलरता बराबर विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन ml में। विलय का भार कितना है? 8 इंटू 1000। विलय का अणुभार कितना है? 40 ये, और विलयन का आयतन 250 ml। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? 0.8 आता है। अर्थात इस विलयन की मोलरता 0.8 हो गई। यदि ये विलयन मान लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बनाया गया है, जब इसका आयतन कितना है? 250 ml है। यदि इसे, जैसे मान लिया समर में, गर्मियों में हम इसे यूज़ कर रहे हैं और 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 250 ml वॉल्यूम है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके वॉल्यूम का मान ज़्यादा होगा, 251, 52, 53 कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर 250 के स्थान पर यदि हम 253 रखते हैं या 55 रखते हैं तो ये 0.8 से कम प्राप्त होगा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ताप में वृद्धि होने पर आयतन में वृद्धि होती है तो मोलरता के मान में कमी हो जाती है। अब हम दूसरी यूनिट, महत्वपूर्ण यूनिट इसकी, उसे लेते हैं नॉर्मलता के रूप में। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute dissolved in 1000 ml of solution।
1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। आप ये जानते हो कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। जो पदार्थ है उसके भार को यदि हम उसके तुल्यांकी भार से विभाजित करें, डिवाइड करें, तो हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और इसी आधार पर नॉर्मलता निर्धारित करने के लिए जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अर्थात विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन ml में। इस सूत्र के द्वारा हम विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। जब नॉर्मलता का मान हम प्राप्त हो जाता है तो इसमें देखिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार से मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। या तो हमें सीधे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे रखी हो और नहीं दे रखी है तो भार दे रखा है तो उसमें तुल्यांकी भार का भाग दे करके हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं और निकाल करके हम उसका नॉर्मलता, उस विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात कर लेते हैं। विलयन की नॉर्मलता को भी हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल ले रखा है उसे देखिए। यदि 9.52 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड 500 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। जैसा आप जानते हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुभार 95.2 होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार 47.6 होता है, 47.6। क्यों होता है 47.6 कि MgCl2 Mg प्लस 2 Cl नेगेटिव प्लस 2 यूनिट है तो प्लस 2 यूनिट का हम इसमें मोलिकुलर वेट में डिवाइड करते हैं और हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। यानी 95.2 को 2 से भाग देने पर हमें 47.6 तुल्यांकी भार प्राप्त होता है। और इस वैल्यू को जो हमारे पास सूत्र था वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में सब्स्टिट्यूट करें तो विलेय का भार 9.52 गुणा 1000 बटे 47.6 जो उसका तुल्यांकी भार है गुणा 500 यानी विलयन का आयतन ml में, और सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है 0.4। अर्थात जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो दिया गया विलयन है उसकी नॉर्मलता 0.4 होती है। यदि हमें किसी विलयन की मोलरता ज्ञात है, नॉर्मलता निकालनी है या नॉर्मलता ज्ञात है, मोलरता निकालनी है तो उनके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। और यदि हमें नॉर्मलता ज्ञात है और ग्राम प्रति लीटर में उसकी सांद्रता निकालनी है तो हम नॉर्मलता को उसके तुल्यांकी भार, जैसे मोलरता में अणुभार से गुणा कर रहे थे तो यहाँ पर हम इसका तुल्यांकी भार से गुणा करेंगे और तुल्यांकी भार से गुणा करके हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी आपको देख रहे थे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो अणुभार है यदि उसमें हम उसके तुल्यांकी भार का भाग दें तो 2 हमें मिल रहा था, और 2 कौन सा फैक्टर है जो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज था, यानी कुल पॉजिटिव यूनिट्स और कुल नेगेटिव यूनिट का जो चार्ज है उसके बराबर आता है। अर्थात ये जो मोलर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार का अनुपात है वो उस लवण के में उपस्थित धनायन और ऋणायन इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो Al+3 Cl 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो उसके अणुभार को 3 से विभाजित करें तो तुल्यांकी भार मिल जाएगा। और तुल्यांकी भार से
यदि अणुभार को विभाजित करें तो वो संख्या 3 आएगी, और उसमें जो मोलरता होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, उसका 3 गुना उसकी नॉर्मलता होगी। इसी आधार पर हम दिए गए किसी अम्ल या क्षार की नॉर्मलता मोलरता ज्ञात होने पर निकाल सकते हैं। नॉर्मलता होती है उस स्थिति में जो मोलरता है उसमें उसकी अम्लता अथवा क्षारकता से गुणा करते हैं तो हमें नॉर्मलता प्राप्त हो जाती है। अम्लता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है, ये भी आपको पता है कि किसी क्षार में जितने OH हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं, वो उसकी अम्लता होती है, और किसी अम्ल में जितने H+ आयन होते हैं या जितने H+ आयन वो लूज कर सकता है, दे सकता है, वो उसकी क्षारकता होती है। इस प्रकार आप मोलरता और नॉर्मलता को समझ चुके हैं। जिस प्रकार मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता था, क्यों निर्भर कर रहा था, क्योंकि हम बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या देख रहे थे। उसी प्रकार नॉर्मलता में हम विलयन के आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या देखते हैं। यहाँ पे भी विलयन का आयतन है, आयतन ताप पर निर्भर करता है, अतः नॉर्मलता का मान भी ताप पर निर्भर करेगा। अब अगली यूनिट हम लेते हैं फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको घोलने से पूर्व उनका रासायनिक सूत्र अलग होता है और घोलने के बाद उनका रासायनिक सूत्र अलग होता है। ऐसे लवणों के विलयनों को बनाने के लिए फॉर्मलता को हम प्रयुक्त करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के सूत्रभारों की संख्या। सूत्रभार हम इस वजह से लेते हैं कि घोलने से पूर्व का जो सूत्र है उसके अनुसार सूत्रभारों की गणना करके हम यहाँ उसको प्रयुक्त करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट 0.5:2, इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट 0.5:2, तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। यदि हम इस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना रहे हैं तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल जल में एज ए ब्लैक सॉल्वेंट प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं इसको भी एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट CuSO4, निर्जलीय कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 159.61 होता है, लेकिन जो पेंटाहाइड्रेट मॉलिक्यूल है CuSO4.5H2O, उसका मॉलिक्यूलर वेट 249.69 होता है। यदि इस कॉपर सल्फेट का हमें 1 मोलर टी का सॉल्यूशन बनाना है और 1 लीटर बनाना है मान लें, तो हम 249.69 ग्राम कॉपर सल्फेट को उसमें डिजोल्व करेंगे। लेकिन डिजोल्व होने के बाद वो CuSO4 + 5H2O में टूट जाता है, और 5H2O जो है वो एज ए सॉल्वेंट प्रयुक्त होते हैं, तो घुलने के बाद में उसकी कितनी मात्रा रह जाती है, 159.61 होती है। अब यदि हमें कोई फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो वो 159.61 के सापेक्ष होगी, जबकि हमारे द्वारा घोली गई मात्रा कितनी है, 249.69 थी। इस अंतर को अव्यक्त करने के लिए, अर्थात विलेय की विलयन बनाने से पूर्व और विलयन बनाने के पश्चात की स्थिति को अव्यक्त करने के लिए हम फॉर्मलता फॉर्मेलिटी टर्म को यूज करते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी कि 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के सूत्रभारों की संख्या या ग्राम सूत्रभारों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो जैसे नॉर्मलिटी और मोलरिटी के लिए फार्मूला था, उसके लिए भी एक फार्मूला हमें प्राप्त होता है कि विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का ग्राम सूत्रभार गुणा विलयन का आयतन ml में। विलेय का भार बटे विलेय का जो ग्राम सूत्रभार है वो निकालेंगे तो विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या आ जाती है। तो फॉर्मेलिटी की वैल्यू विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml में यह हमें प्राप्त होता है।
अब भार आयतन इकाई से संबंधित तीनों पद नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी को आप भली-भांति समझ चुके हैं। और दूसरी इकाई थी हमारी भार इकाई। भार इकाई को हम अब अगले व्याख्यान में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो वेट यूनिट पर होगा। थैंक यू।